टीम फार्मा लोग की ओर से मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं आज के मुख्य अतिथि हमारे डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी का स्वागत अभिनंदन करता हूं, जो उन्होंने अपना ये मूल्यवान समय हमें दिया। और डॉक्टर उदय प्रताप सिंह सर का परिचय यूं तो देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो उनका योगदान अभी तक फार्मा जगत में रहा वो अत्यंत सराहनीय है और बेहद उपयोगी है समस्त हमारी जो फार्मा फ्रेटर्निटी है और आम जनता के लिए। बाकी एक बात मैं अपनी तरफ से ही कहना चाहूंगा कि जीवन में बहुत हम सब जो लोग हैं शख्स रहते हैं, पर इंसान अपने कर्म, अपनी कर्तव्य निष्ठा और मेहनत से शख्स से शख्सियत बनता है। और ऐसी एक फार्मा जगत की शख्सियत आज हमारे बीच में डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी सर के रूप में मौजूद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना टाइम दिया। और एक ब्रीफ जो मैं परिचय थोड़ा सा देना चाहूंगा कि सर एज अ विजिटिंग साइंटिस्ट रहे, जिन्होंने काफी अपनी सेवाएं दी और काफी ज्ञान भी प्राप्त किया अलग अलग जगहों पर, जैसे स्पेन है, यूरोप है। और वर्तमान में सर ड्रग डिजाइन एंड डिस्कवरी लेबोरेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, सैम हिगनबॉटम यूनिवर्सिटी इलाहाबाद में अभी कार्यरत है। जो मुख्य जो क्षेत्र है सर के रिसर्च के, वो एक्सपर्टीज इन मॉलिक्यूलर डॉकिंग, सॉलिड फेज पेप्टाइड सिस्टम, डिजाइनिंग ड्रग लाइक मॉलिक्यूल्स एंड एंटी बैक्टीरियल स्क्रीनिंग उनके शोध के मुख्य रुचि के क्षेत्र रहे हैं। और चूंकि फार्मालोक एक ऐसा मंच है जहां पर हम सब अपनी वो सारी भावनाएं और वो सारी जानकारियां साझा करेंगे, ताकि आम जनता, हमारे छात्रगण और फार्मा फ्रेटर्निटी से जुड़ने वाले हर शख्स को इससे लाभान्वित हो सके, एक प्रोफेशनल रूप से भी एवं एक मार्मिक रूप से भी। तो डॉक्टर उदय प्रताप सर, मैं आपसे निवेदन करूंगा, थोड़े बहुत कुछ प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जिसके उत्तर बेहद मूल्यवान होंगे उन सभी के लिए जो इस वक्त फार्मा जगत में कार्यरत हैं एवं फार्मा जगत में आगे बढ़ने का प्रयासरत हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण वो छात्रगण जो अब फार्मा जगत में अपने कैरियर को निखारने के लिए स्वप्न देख रहे हैं। आपके रूप में आपके उत्तर जो होंगे उनके लिए बेहद उपयोगी रहेंगे। तो सबसे पहला जो मैं आपसे सर सवाल पूछना चाहूंगा कि जब एज अ विजिटिंग साइंटिस्ट आप गए, तो आपके क्या अनुभव रहे जो आप हम सबके साथ साझा करना चाहेंगे? विजिटिंग साइंटिस्ट मैं एक्चुअली 3 जगह पे था। पहला इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज के थ्रू मैं केरला में था, अमृता यूनिवर्सिटी में। वहाँ पे मैंने अशोक बनर्जी के अंडर में काम किया था, जो एक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट रह चुके हैं बार्क के। उसमें मुझे 2 महीने का टाइम मिला था उनके अंडर में काम करने का। उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज की बहुत प्रेस्टिजियस फेलोशिप है, वो लाइफ लॉन्ग रहती है। सो इसने एमिनेंट पर्सनालिटी के अंडर में काम करके मैंने कुछ एंटी कैंसर मॉलिक्यूल्स डेवलप किए थे और मुझे काम करने का ये मौका मिला कि नेचुरल प्रोडक्ट्स मेरा फील्ड ऑफ रिसर्च नहीं था। तो इंडियन अकेडमी ऑफ साइंसेज का ये जो मोटो है कि आपका जो फील्ड ऑफ रिसर्च है उसके अलावा भी आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे ऐसा मेंटर दिया जिनका फील्ड ऑफ रिसर्च नेचुरल प्रोडक्ट्स था, नेचुरल प्रोडक्ट्स, बायोसिंथेसिस एंड सिंथेटिक प्रोटोकॉल्स। तो वहाँ पे मैंने नेचुरल प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस करना सीखा कि नेचुरल प्रोडक्ट्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी सिंथेसिस कैसे की जाती है। क्योंकि बेसिकली मेरा फील्ड ऑफ रिसर्च हेटेरोसाइक्लिक सिंथेसिस है, जैसा कि आपने पहले बताया, पेप्टाइड सिंथेसिस है। तो दीज आर बेसिकली सम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पोर्शंस। दैट इज स्पेसिफिकली व्हाट वी नीड टू नो, दैट कि हमें पता है कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, पर नेचुरल प्रोडक्ट्स हमें पता नहीं होता कि बाद में क्या बनेगा। और नेचुरल प्रोडक्ट्स इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आपको हर स्टेप पे रिएक्शन आपको ऑप्टिमाइज करनी पड़ती है। कहीं पे कायरल सेंटर आ रहे हैं। तो इस 2 महीने के दौरान मुझे ये सीखने का मौका मिला कि नेचुरल प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस इतनी टीडियस होती है, वो कैसे आप अचीव कर सकते हैं और उसके प्रोडक्ट यील्ड को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके दौरान उनकी गाइडेंस के थ्रू मुझे ये पता चला कि एक्चुअली रिसर्च होती क्या है, कि हम जो कॉलेजेस में कर रहे हैं और एक्चुअली रिसर्च कॉमर्शियली ओरिएंटेड आप कैसे कर सकते हैं। वो केरल में जैसा आपको पता ही होगा, दैट इज अ बेल्ट ऑफ कैशू नट्स। वहाँ पे काजू बहुत होते हैं। तो वहाँ पे हमारा काम ये था कि कैशू नट्स की जो शेल्स होती हैं, जो उनका कवर होता है, वो हम फेंक देते हैं एक्चुअली काजू निकालने के बाद। तो उसमें एक कंपाउंड होता है कार्डेनॉल। तो वो हमारा
प्रोजेक्ट था एकेडमी के थ्रू स्पॉन्सर्ड था, वो कार्डिनॉल को आइसोलेट करना और उसके डेरिवेटिव्स को सिंथेसाइज करना, वो हमारा मेन प्रोजेक्ट था। तो उसमें हमने आइडेंटिफाई किया कि जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जा रहा है उसको कैसे हम कमर्शियली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी जैसे जी आप अगर कोई टेक्नोलॉजी वगैरह डेवलप करते हैं तो दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू डू अ कमर्शियल पर्सपेक्टिव, आप कमर्शलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को। तो वहां पे मैंने ये जी सीखा कि आप कोई भी काम करें तो दैट इज अल्टीमेट एम इज टू रीच टू द पब्लिक। पब्लिक, तो दैट बिल्कुल इज द सर। मेन थिंग। और इंडिया में जैसे आपको पता ही है कि वी आर अ डेवलपिंग नेशन, तो हम जी कॉस्टली मेडिकेशंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये हम कर सकते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो वेस्ट में जा रही हैं, अगर उनसे हम कुछ चीजें निकाल सकें, एक्सट्रैक्ट कर सकें, जो हमें दवाएं बनाने के काम में आती हैं, तो वो बहुत बड़ा टास्क था। तो यही प्रोजेक्ट मुझे मिला था एकेडमी की तरफ से और उसी पे मैंने काम किया था। नेक्स्ट मेरा जो इंस्टिंक्ट था वो था इस्टोनिया में, उसके जस्ट बाद में गया था। 2 महीने वहां पे गुजारने के बाद 1 महीने फिर मैं इलाहाबाद में रहा था, फिर इस्टोनिया में मैं गया था। मेरी पीएचडी का वर्क था वो, क्योंकि जी मेरा जो काम था सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस का, वो इंडिया में पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरा ड्यूअल मॉलिक्यूल था वो। जैसा आपको पता होगा 2017 में एक नोबेल लॉरिएट थे, वो नैनोमोटर्स पे काम कर रहे थे, दैट इज ड्यूअल मॉलिक्यूल, यू कैन टारगेट विद द वेवलेंथ आल्सो, आप बाहर से भी टारगेट कर सकते हैं। तो हमारा ये प्रोजेक्ट था वहाँ पे इन कोलैबोरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कि हम एक ऐसा मॉलिक्यूल बनाए जो डायग्नोस्टिक भी हो, साथ में आप थेरेपेटिक भी कर सकें। और थेरेपेटिक फॉर कैंसर में मेन साइड इफेक्ट्स आर द मेजर रिस्पॉन्सिबल ड्रॉबैक। तो आप जी। उसको बाहर से अगर टारगेट कर सकते हैं बाय द वेवलेंथ ऑफ एनी स्पेसिफिक हम्म, रेज, सो वो बहुत इनिशिएटिव प्रोडक्ट था और इसीलिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो हमारा ये वर्क उन्हीं के साथ था, ऐसे मॉलिक्यूल डेवलप करना विद द हेल्प ऑफ सॉलिड फेज पेप्टाइड सिंथेसिस कि वो बॉडी में टॉक्सिक भी ना हो और बट उसको हम बाहर से ट्यून कर सकें। तो ये जी मेन इंपॉर्टेंट है टारगेटेड थेरेपी के लिए। जैसा फार्मास्यूटिक्स वगैरह में होता है कि आप फिजिकली उसको मॉर्फ करते हैं बट यू कैन नॉट कंट्रोल इट, बट केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं उसको ट्यून कर सकते हैं एंड वी कैन स्पेसिफिकली टारगेट टू दोज रिसेप्टर्स बाय सिंपल मॉडिफिकेशन ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर्स। तो जी ये था मेरा इंस्टिंक्ट, मेरा जो मैं गया था। थर्ड में गया था अभी 2017 में स्पेन में, यूनिवर्सिटी ऑफ रोवेरा में। तो वहाँ मैंने बेसिकली पार्किंसंस डिजीज पे काम किया कि पार्किंसन डिजीज वहाँ पे, क्योंकि स्पेन वगैरह या यूरोपियन कॉन्टिनेंट में दे आर हाई एज पीपल, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो उस कंडीशन जी। में क्या होता है, वहाँ की गवर्नमेंट पे बर्डन बहुत ज्यादा पड़ता है कि पार्किंसन डिजीज है, अल्जाइमर्स डिजीज है। तो उनका हम्म, प्रोजेक्ट ये था कि आप कुछ दवाएं डेवलप करें जिनसे कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ बर्डन है, क्योंकि पेशेंट केयर जी अल्टीमेटली इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है। सो दैट्स बिल्कुल व्हाई बिल्कुल। मेरा प्रोजेक्ट वो था कि पार्किंसंस डिजीज को ट्रीट करना। उसमें हमने कुछ मॉलिक्यूल्स डेवलप किए थे, वो अभी रिसेंटली पब्लिश भी हुए हैं न्यूरो साइंस लेटर्स में, और अभी 1-2 पेपर अभी और आ रहे हैं हमारे अंडर पब्लिकेशन, एक्सेप्ट हो चुके हैं, ऑनलाइन नहीं आए हैं, तो वो अंडर प्रोसेस है। जी बहुत ही सबसे पहली बात तो जैसा कि आपने बताया कि नेचुरल प्रोडक्ट्स आपका एरिया नहीं था, फिर भी आपने अपार्ट फ्रॉम द केमिस्ट्री उसको एक्सेप्ट किया। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक मैसेज है अपकमिंग रिसर्चर्स के लिए कि पर्सन ऑलवेज शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस। और जैसा कि डॉक्टर उदय प्रताप सर ने बताया कि उन्होंने एक डाइवर्सिफाइड वे में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर रिसर्च के ऊपर काम किया। तो डेफिनेटली ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। और आपके इस उत्तर से जो हमारे दर्शक हैं उनको बहुत एक अच्छा मैसेज मिला कि हमें चैलेंजेस के लिए अपने कंफर्ट जोन को हमेशा छोड़ना होगा। जो भी आपकी एक्सपर्टीज है दैट इज, अपनी जो विवरण बताया आपने, अनुभव साझा किए, उससे दर्शकों को सबसे जो महत्वपूर्ण मैसेज ये मिला है कि उन्हें नई चुनौतियां को स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो रिसर्च के ग्राउंड्स में हो। और और रिसर्च खुद अपने आप में इतनी बड़ी एक दुनिया है जिसमें इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। और हम सब वाकई में बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे पर्सन्स ने भारत देश को, हमारे फार्मा जगत को और इन सब चीज़ों को कई मंच पर प्रेजेंट किया और प्रस्तुत किया। तो इसी से संबंधित सर मैं जो अपना अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी छात्रगण विशेष तौर पर कोविड-19 जो पैंडेमिक सिचुएशन सारी दुनिया देख रही थी, उस कारण से फार्मा फ्रेटर्निटी के ऊपर बहुत ध्यान केंद्रित हुआ है समस्त कंट्रीज का, और जो बहुत डीप रूट लेवल पर जाके पहुंचा है। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो काफी जागरूकता आई है फार्मा की तरफ आम जनता के बीच में। तो अब वो बहुत ज्यादा उसके प्रति जागरूक भी हो रहे हैं और फोकस भी हो रहे हैं।
तो जो नए छात्र हैं, अब जो बिल्कुल फार्मा में एंटर हो रहे हैं, उन्हें अपने करियर को शेप करने के लिए कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस रखना चाहिए? इस पर आप थोड़ा-सा अपने ओपिनियन हमसे साझा करें। कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन की वजह से सभी कंट्रीज में इंक्लूडिंग हमारे देश में फार्मा के प्रति आम जनता में भी बहुत जागरूकता बढ़ रही है, बहुत अटेंशन उसकी तरफ गेन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे छात्र जिन्होंने कुछ और सोचा था, लेकिन अब वो फार्मा की ओर आकर्षित होते हुए उसमें अपना करियर तलाशने का प्रयास कर रहे हैं। तो फार्मा में करियर बनाने के लिए कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उन्हें फोकस करना है? इसके बारे में कुछ आप अगर अपने मूल्यवान सुझाव देना चाहें। बेसिकली फार्मा में अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो इनमें 2 फेजेस होते हैं कि आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं या एडमिशन ले चुके हैं। अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका बेसिक इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपका दवा में इंटरेस्ट है, आपका केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है, बिकॉज़ फार्माकोलॉजी में इंटरेस्ट है। उसके बाद ही आपको जी, चीज़ें समझ में आएँगी क्योंकि बेसिकली फार्मेसी का जो कोर्स स्ट्रक्चर है, वो इन्हीं 3 चीज़ों पे डिपेंडेंट है। फार्माकोलॉजी है, केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री आगे चल के फिर डाइवर्सिफाई हुई है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें बहुत सारी केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स है। तो बेसिकली अगर आपका इंटरेस्ट है केमिस्ट्री में या फार्माकोलॉजी में, इन चीज़ों में, तो आप फार्मेसी ले सकते हैं। अगर आपने एडमिशन ले लिया है, तो आपकी ये जी, जो 4 साल की पढ़ाई है, जो जी, स्ट्रक्चर पीसीआई ने बनाया है, वो बेस्ट है जी, एज़ पर द लेवल ऑफ इंटरनेशनल बिकॉज़ बहुत से बच्चे हमारे जाते हैं और उनका पढ़ाई का जो लेवल होता है, बहुत अच्छा होता है एज़ कंपेयर टू द अदर इंस्टीट्यूशंस। पर जी, इफ यू अगर आप यूरोप को छोड़ देते हैं या यूएस को छोड़ देते हैं, तो बाकी इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में हमारा जो स्ट्रक्चर है, फार्मेसी का करिकुलम है, वो बहुत ही बेस्ट है। तो इसमें आपको चीज़ों की ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि आप जो पढ़ रहे हैं 4 साल, वो ये नहीं है कि आपके 4 साल आपने पढ़ लिए हैं और वो खत्म हो जाएँगे। बहुत चीज़ें होती हैं, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ रहे हैं। बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो 1 सेमेस्टर में खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जी, आपको बिना काम के पढ़ाया जा रहा है वो। उन सब की चीज़ों की जी, ज़रूरत आपको पड़ेगी अगर आप रिसर्च में जा रहे हैं या एकेडमिक्स में जा रहे हैं या इंडस्ट्री में जा रहे हैं। तो आज नहीं तो कल आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इस हिसाब से पढ़ सकते हैं कि आपको वो लाइफ लॉन्ग पड़ेगा क्योंकि ये टेक्निकल कोर्सेज़ हैं। इट इज़ नॉट लाइक एज़ अ आर्ट्स और कॉमर्स कि आपने एक बार पढ़ लिया, वो चीज़ें अपडेट नहीं हो रही हैं। इसमें आपको हर 6 जी, महीने में चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। तो आपको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने अब 4 साल पहले जो पढ़ी थी चीज़ें, हो सकता है वो ड्रग क्लासिफिकेशन या ड्रग्स का नोमेनक्लेचर या ड्रग्स के जो है, जैसे आपने 4 फेज़, 3 फेज़ पढ़े हैं, तो उसमें आपके नई जनरेशन्स ऐड हो रही हैं। तो आपको कीप ऑन अपडेटिंग रहना पड़ता है नॉलेज के साथ। इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है टीचर्स का। टीचर्स आपको जी, अपडेट करेंगे और तभी करेंगे जब आप खुद इंटरेस्ट लेंगे। मेन जी, चीज़ ये होती है, बच्चे आजकल इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, मेन प्रॉब्लम ये होती है। आप इंटरेस्ट लेंगे तो आपके टीचर्स जो हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड एंड वेल नॉलेजेबल। जी, दूसरी बात ये है कि अगर आप एडमिशन लेते हैं और आपका इंटरेस्ट है रिसर्च में या इंडस्ट्री में जाना है, तो आपको एडिशनल नॉलेज भी होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम द करिकुलम। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स चलती हैं कि आप बीफार्म के 4th ईयर में अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यू कैन गो फॉर इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज 2 मंथ्स प्रोग्राम है आपके, इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के हैं और जेएनएससीआर के बैंगलोर में 2 महीने के प्रोग्राम्स होते हैं। डिफरेंट आईसर्स जो अभी ओपन हुए हैं, उनके 2 महीने के प्रोग्राम होते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आप उसमें कर सकते हैं और आपको स्टाइपेंड भी मिलेगी वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि आपका फाइनेंशियल बर्डन रहेगा, दे आर द होल बर्डन विल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट। आपको सिर्फ इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपको काम क्या करना है। और बाकी फंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है इंडिया में। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके लिए बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ पे और आपके जी, हेल्प के लिए आपके टीचर्स हैं, दे विल गाइड यू इन अ गुड मैनर। जी, जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा विस्तृत रूप से आपने बताया और जिसका जो निष्कर्ष ये है कि छात्रगण को means more importantly they have to practice in learning the subject, not in just passing the subject. ये या बहुत दैट ही इज वेरी अच्छा, इंपॉर्टेंट। यस, बहुत अच्छा सर आपने इसके लिए टिप दिया, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। अगला सवाल जो मैं सर आपसे पूछना चाहूँगा कि विदेशी संस्थान जो हैं, यानी जो फॉरेन कंट्रीज़ में जो शोध कार्य चल रहे हैं और जो फॉरेन कंट्रीज़ में जितने भी रिसर्च लेवल के ऊपर जो बॉडीज़ हैं, जैसे हमारे यहाँ भी डीबीटी, डीएसटी और बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज़ हैं, जो शोध को प्रमोट करती हैं, रिसर्च को प्रमोट करती हैं। तो ऐसे बहुत सारे दर्शकों को के सवाल ये आए कि जिन्होंने बाहरी जो फॉरेन कंट्रीज़ में मैंने उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर टीम वर्क बहुत ज़्यादा को प्रमोट किया जाता है, टीम वर्क के ऊपर बहुत फ़ोकस किया जाता है, जिसकी शायद कहीं न कहीं कमी है हमारे देश में।
चाहे हम शोध के स्तर पर अगर उसे देखें या एकेडमिक्स के स्तर पर देखें, तो सर इसको अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए जो कोलैबोरेटिव रिसर्च है, ये इसको कैसे फ्लरिश किया जाए? इसके बारे में सर आप थोड़ा-सा हमें प्लीज़ बताएँ। मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जो मेन फैसिलिटीज होती हैं, स्पेसिफिकली अगर आप फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस को देखें, दे डोंट हैव एनी फैसिलिटी फॉर द रिसर्च। आपका जी, मेन फोकस टीचिंग पे ही रहता है। टीचिंग के अलावा आपके पास टाइम नहीं बचता है कि आप रिसर्च कर सकें, और फैसिलिटीज भी नहीं होती आपके पास कि आप कहीं मूव कर जी, सकें। तो दैट इज अ मेन प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम आपके पास सॉल्व हो रही है, आपके पास फैसिलिटीज हैं, तो ऐसा भी नहीं कि सारी फैसिलिटीज आपको खुद ही प्रोक्योर करनी है। अब एनएमआर आप नहीं खरीद सकते। आप दे आर जी, टू मच कॉस्टली फॉर अ सिंगल इंस्टीट्यूशन। अब बेसिकली आप सारे चीजें आप नहीं प्रोक्योर कर सकते, बट यू कैन वर्क इन कोलैबोरेटिव मैनर। कोलैबोरेटिव मैनर में जैसे हम काम करते हैं, वी आर वर्किंग ऑन अ केमिकल सिंथेसिस। हम सिंथेसिस करते जी, हैं, मॉलिक्यूल डिजाइन करते हैं, उसके बाद एंड वी हैव अ कोलैबोरेशन। जैसे हम एचआईवी पे काम कर रहे हैं, कैंसर पे काम कर रहे हैं, तो वी डोंट हैव अ फैसिलिटी टू डू एचआईवी टेस्टिंग बिकॉज इट इज सो कॉस्टली एंड सो सोफिस्टिकेटेड। इट नीड अ रूम 100 क्वालिफिकेशन। तो वो फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास। सो हमने कोलैबोरेशन किया फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ। तो अगर आपके अंदर कुछ थोड़ा इनपुट है, आपके अंदर थोड़ा इंटरेस्ट है, तो आप जो फॉरेन प्रोफेसर हैं आपके रिसर्च के एरिया में जो काम कर रहे हैं, आप सिंपली उनको मेल करके पूछ सकते हैं कि हमारा ये टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है, हमने ये काम कर लिया है और हमें इसकी हेल्प चाहिए। सो दे आर वेरी जी, कोलैबोरेटिव। उसके अलावा भी अगर आपको कुछ फंडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, तो बेसिकली दे डोंट फंड यू फॉर अ केमिकल्स और अदर प्रोक्योरमेंट, वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको वहां जाके सीखना है, तो बहुत सारी फेलोशिप्स है, ईएमबीओ की फेलोशिप्स है, यूरोपियन यूनियन की फेलोशिप्स है, यूएस की फेलोशिप्स है। तो आपको खुद ही गाइड करेंगे, आप सर्च कर सकते हैं। यूरोपियन कमीशन का एक वेबसाइट है, वेब पोर्टल है, अमेरिकन गवर्नमेंट का वेब पोर्टल है। तो आप उसमें शॉर्ट विजिटिंग फेलोशिप्स होती है, 2 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की। आप उसके थ्रू जाके काम करके सीख के आके आप यहाँ पे काम कर सकते हैं और सेटअप कर सकते हैं अपनी खुद की लैबोरेटरी। और बच्चों के लिए तो मैं यही बोलूंगा कि आप अपने टीचर्स के साथ ही जुड़े रहें, तो वो आपको बेस्ट गाइड कर सकते हैं कि उनके इंस्टीट्यूशन में क्या पॉसिबिलिटीज है। और अगर नहीं भी है, तो जैसे आपको चंडीगढ़ मोहाली में पता होगा कि दे हैव मोर देन 5 और 10 इंस्टीट्यूशंस सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। नाइसर आइसर है वहाँ पे, सही सर। मोहाली है, और जी, इमटेक चंडीगढ़ है। तो दे हैव अ क्लस्टर। जी, जी, क्लस्टर का मीन्स उनके इंस्टीट्यूशन स्टूडेंट्स ट्रांसफर होते हैं कि अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है, तो आप 6 महीने का रोटेशन कर सकते हैं। 6 महीने आपने यहाँ पे काम किया और 6 महीने कहीं रोटेशन पे जा सकते हैं। जैसे हम काम करते हैं फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस में, जैसे किसी इंस्टीट्यूशन में फार्मास्यूटिक्स की फैसिलिटी बेस्ट है, हमारे पास केमिस्ट्री की फैसिलिटी बेस्ट है, तो हम इजिली रोटेट कर सकते हैं विद द कोलैबोरेटिव एग्रीमेंट विद द इंस्टीट्यूट। जैसे हमने कुछ मॉलिक्यूल डिजाइन की और वो मॉलिक्यूल की एक्टिविटी अच्छी आ रही है और हमें उसको फॉर्मुलेट करना है, और फॉर्मुलेशन की फैसिलिटी नहीं है हमारे पास, और किसी इंस्टीट्यूशन में जी, फॉर्मुलेशन की फैसिलिटी है, तो वो नेक्स्ट स्टेप हम उसके साथ कोलैबोरेट करके जा सर सकते हैं। तो अगर हम कोलैबोरेट नहीं करेंगे, तो वो आपका स्टेप वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा और उस रिसर्च का कोई मतलब बिल्कुल, नहीं है। तो मेन थिंग इज आपका जब तक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च और कोलैबोरेटिव नहीं रहेगा, तब तक आप एक स्टेप करके ही रुक जाएंगे और फिर आपको थोड़ा डिप्रेशन होगा कि हम आगे क्या काम करें। तो इसके लिए आपको न्यू 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 एवेन्यूज ढूंढने पड़ेंगे और टारगेट करने पड़ेंगे। और मेन चीज ये है कि आपका जो फील्ड ऑफ रिसर्च है, यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट कि आप कितने लोग काम कर रहे हैं बेसिकली आपके इन एंड अराउंड। इफ यू गो फॉर स्टेट, स्टेट में कितने लोग काम कर रहे हैं और इंडिया में कितने काम कर रहे हैं। उसके अलावा यू कैन गो फॉर अ इंटरनेशनल लेवल। तो इस हिसाब से आप अपने रिसर्च को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि हम नाइबरिंग एरिया में क्या कर सकते हैं, उसके अलावा स्टेट या इंडिया लेवल पे क्या कर सकते हैं, और जो भी कुछ बचता है उसमें हम फॉरेन से क्या हेल्प ले सकते हैं। जी। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सर आपने इसका जानकारी दी कि मुख्य बात जो मैंने निष्कर्ष निकाला वो मैं बताता हूँ कि संस्थानों को, जो शैक्षणिक संस्थान हो चाहे शोध संस्थान हो, उन्हें आपस में एक मतलब कोलैबोरेटिव अप्रोच करनी चाहिए एक दूसरे से, ताकि वो बढ़ सके, जिसकी शायद कमी है अभी। तो ये हाँ, मैसेज मैं बिल्कुल समझता हूँ कि जो आपका मैसेज है इस वक्त हमारे दर्शकों को मिल रहा होगा कि जो शैक्षणिक संस्थान में जितने लोग कार्यरत हैं, जो शोध में रुचि रखते हैं, रिसर्च में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें एक दूसरे से एक कोलैबोरेटिव अप्रोच खुद ही करनी होगी। पहले खुद की टीम वर्क करें एंड देन इंटरनेशनल लेवल पर आए। इससे जुड़ा सर मैं एक सवाल आपसे और करना चाहूंगा कि जैसे आपने फॉरेन कंट्रीज में रिसर्च प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया, वहाँ के लोगों के साथ आपने टीम वर्क किया। ये सर थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल ग्राउंड से हटकर मेरा सवाल है कि वहाँ जी। पर आपने जो फॉरेन में वहाँ पर जो स्पेन जैसे आपने यूरोप में और पार्किंसन इन सब के प्लेटफॉर्म के ऊपर काम किया, तो उन लोगों के साथ जब आपने काम किया और आप यहाँ पे भी काम कर रहे हैं,
तो ऐसी कौन सी चीज आपको लगती है जो डिफरेंस की नहीं शायद यहाँ बेहतर है या वहां बेहतर थी या यहाँ कमी है, ये होना चाहिए, वो आप अगर आप कुछ बताना चाहें, मेजर कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर जो आपने देखा, जैसे आपने स्पेन में काम किया, अब आप भारत में कर रहे हैं, तो यहाँ के लोग, अब हम सब एक ही, हम सब भारतीय हैं, एक दूसरे के साथ हम अच्छी तरह जुड़े, लेकिन वो दूसरे लोग हैं, तो वहां आपको ऐसा क्या उनके बीच में पॉजिटिव लगा जो शायद हमें यहाँ कमी है वो पूरी होनी चाहिए ताकि हम उनके बराबर भी उस कॉम्पिटेंट लेवल पर पहुंच सकें, वो सर आप थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालें। बेसिकली लोग जैसे आप इंडिया में हैं वैसे ही लोग बाहर हैं, ऐसा कुछ कोई जी डिफरेंस है नहीं। मेनली डिफरेंस होता है फैसिलिटीज का। जी जी फैसिलिटीज का मेन डिफरेंस है कि आपके पास एक सिंगल फ्लोर पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। दूसरी तो बात ये है कि अगर वहाँ पे दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी चीज में कोलैबोरेटिव मतलब टीम वर्क में काम कर रहे हैं, तो आपके साथ में कम से कम 10-15 लोग हैं कि उनकी अलग अलग एक्सपर्टीज होती है। आप किसी काम में अगर फंसते हैं तो दे विल हेल्प यू, और वो हेल्प इस तरीके से होती है कि आपके पास फैसिलिटीज नहीं है। मेनली जो हमारे पास जो लैकिंग है इंडियन सिनेरियो में, हम अगर जी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की भी बात करें, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, चाहे आईआईटीज हो, या कोई भी चीज है, कोई भी यूनिवर्सिटीज हो, तो बेसिकली चीजें होती है फैसिलिटीज की। अगर ये फैसिलिटीज हमें हमारे यहाँ मिले तो हम बाहर क्यों जाएं? अब बिल्कुल आईआईटीज का ही आउटपुट देखिए, और डिपेंड अपॉन द आउटपुट ऑफ द फार्मेसी इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसा तो है जी नहीं कि हमारे यहाँ पे नॉलेज की कमी है। बेसिकली जी ड्रग रिसर्च या ड्रग डिस्कवरी का जो भी चीजें हैं वो फार्मा बैकग्राउंड की हैं, दे आर नॉट फॉर द जी बेसिक साइंसेस पीपल, लेकिन वो काम कर रहे हैं वहाँ पे क्योंकि उनके पास फैसिलिटीज है। आपने कुछ काम किया तो आप फैसिलिटी तुरंत टेस्ट करके आप उस स्टेप को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे काम जी करें तो हमें वेट करना पड़ता है उस रिजल्ट का, उस बीच में हमारा काम जो है हैम्पर करता है कि जैसे 6 महीने हमें रिजल्ट आने में वेट करना है, तो 6 महीने हमारा कोई काम नहीं होगा तब तक कि वो रिजल्ट कंफर्मेटरी नहीं होते कि हमारा जो स्टेप जा रहा है वो सही जा रहा है। तो ये मेन ड्रॉबैक जी यही है इफ यू कंपेयर द फॉरेन यूनिवर्सिटीज एंड द इंडियन यूनिवर्सिटीज। और वही इंस्टीट्यूशन है, अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से या स्मॉल इंस्टीट्यूशन से एज कम्पेयर टू आईआईटीज और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, डिपेंड अपॉन देयर फैसिलिटीज। फैसिलिटीज हैं तो सभी काम कर सकते हैं, सभी के पास ब्रेन है, सभी के पास नॉलेज है, सभी के पास एक ही क्वालिफिकेशन है। जी फैसिलिटीज हैं आप तो काम करेंगे, फैसिलिटीज नहीं है तो आप हाथ पैर मार के आप कितना भी क्या करेंगे कुछ भी नहीं कर सकते फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल सही कहा सर आपने कि फैसिलिटीज को प्राप्त करने के लिए जरूरत पड़ती है बहुत सारे स्रोतों की, जिसकी शायद कमी की वजह से वो टैलेंट और वो और उसके लिए मैं एक और बोलना चाहूंगा, और इसी को अगर आपको ड्रॉबैक जी को जी जी हटाना बिल्कुल है सर तो जी इसीलिए मैंने फर्स्ट आंसर में आपको जी बोला कि आपको कोलैबोरेटिव रिसर्च करना। कोलैबोरेटिव करना, बिल्कुल सर, ये बिल्कुल एक बहुत ही अच्छा तभी महत्वपूर्ण आप अपने इम्पोर्टेंट मैसेज ड्रॉबैक्स को दिया। हटा सकते हैं। जी सर, जी सर। ये बिल्कुल मैं समझ गया क्योंकि मैं आपने जो अभी जस्ट एक पॉइंट ऐड किया कि कोलैबोरेटिव करना पड़ेगा, इससे एक उत्तर ये मिला कि क्योंकि मेरा ये प्रश्न होने वाला था कि सर वो फैसिलिटीज को प्राप्त करने के लिए जैसे हम जो आम लोग हैं, जो एक स्मॉल इंस्टीट्यूशन पर काम कर रहे हैं, जैसे मैं हूँ, ऐसे बहुत सारे शिक्षक गण हैं, छात्र गण हैं, रिसर्चर स्कॉलर्स हैं, जो फैसिलिटीज के अभाव में संघर्ष कर रहे हैं। तो उस फैसिलिटीज को प्राप्त करने के लिए आपकी जो एक मैसेज निकल के आया कि कोलैबोरेशन इज द ओनली की टुवर्ड्स द सक्सेस, तो कोलैबोरेशन होगा तो ये बहुत अच्छी बात है। तो डेफिनेटली उदय प्रताप सर के इस जवाब के माध्यम से मैं जितने जो हमारे दर्शक इस शो को देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको कोलैबोरेशन पे बहुत विश्वास करना होगा और उससे ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और उदय सर के एक दिए हुए उत्तर को मैं अपनी तरफ से एक और ऐड करूंगा कि बहुत सारे लोग थोड़ा सा ये भावना भी रखते हैं, मतलब ऐसा होता नहीं जनरली, लेकिन हम कंपटीशन लेवल ये सब बहुत ज्यादा होने की वजह से इंसान की उसमें सोच आ जाती है कि मैं सबसे पहले सक्सीड कर जाऊं, जिसकी वजह से उसके मन में एक ये फैक्टर आ जाता है कि यार कोलैबोरेशन से वो बचने की कोशिश करने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उसके जो कुछ सीक्रेट पोटेंशियल्स हैं वो कहीं एक्सप्लॉइट ना हो जाए या एक्सपोज ना हो जाए, जिसकी वजह से कोलैबोरेशन नहीं हो पाता और इवेंचुअली अल्टीमेटली हम वो नहीं कर पाते जो हम कर सकते हैं। तो सर का एक बहुत ही बढ़िया मैसेज था कि सभी को अपने मन में सबसे पहले ये है कि अपने स्किल्स और पोटेंशियल से एक दूसरे को शेयर करना होगा, सभी लोग एक दूसरे की जरूरत बनना पड़ेगा और एक टीम के रूप में कोलैबोरेशन करना पड़ा। आपका बहुत ही बेहतरीन सर ये उत्तर रहा, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। अब मैं अगले सवाल की ओर बढ़ना चाहूंगा सर। बहुत सारे सर दर्शकों के प्रश्न ये होते हैं कि फंड्स की जो शोध कार्य के लिए जो फंडिंग एजेंसीज हैं, फंडिंग एजेंसीज
में कई तरह की प्रॉब्लम्स उन्हें सामना करना पड़ता है फंड्स को लाने के लिए, क्योंकि और सभी जो रिसर्च स्कॉलर हैं, छात्र हैं, सबको विभिन्न प्रकार की अड़चनें उनके रास्ते में आती हैं फंड्स को एक्वायर करने के लिए, और उसको वो अपने मनगढ़ंत कुछ भी फैक्टर बना लेते हैं कि भाई फंडिंग बॉडी शायद कुछ एक अलग तरीके से काम कर रही है, या वो हमें नहीं देना चाहती, वो किसी और को देना चाहती है। इस तरह से भ्रम पाल लेते हैं और वो ये सोच लेते हैं कि हमारे अंदर सब स्किल था पर हमें फंड नहीं मिल रही, किसी और को मिल गई, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए सर आप थोड़ा-सा अपना एक जो वैल्यूएबल ओपिनियन है प्लीज़ रखें। मैं ये बताना चाहूँगा, फंडिंग एजेंसीज़ का जैसे आप फंड अप्लाई करते हैं, तो फंडिंग जी। एजेंसीज़ के दिमाग में ये होता है, जो मेंटर्स होते हैं वहाँ पे आपका प्रोजेक्ट स्क्रीन आउट करते हैं। तो बेसिकली थिंग ये है कि अगर आपको कोई 18 या 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए दे रहा है, तो बेसिकली आप उस प्रोजेक्ट को कैरी आउट करने की पॉसिबिलिटी आपके अंदर है कि नहीं है। ऐसा नहीं 3 साल बाद आपके पास रिजल्ट नहीं आया। नहीं। तो मेन चीज़ जो फंडिंग बॉडीज़ हैं, जैसे हम बहुत सी फंडिंग बॉडीज़ में हैं, तो उसमें पता ये चलता है कि आपके पास फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं है। फैसिलिटीज़ नहीं है तो ठीक है, हम देने के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, हम आपको फंड दे सकते हैं। लेकिन आप उस फंड का यूटिलाइज़ेशन करने लायक है कि नहीं है। जैसे आपको काम करना है, पैनों पे करना है या कैंसर पे करना है, तो आपकी एक्सपर्टीज़ ही अगर उसमें नहीं है, तो हमको 50 लाख देके करेंगे क्या फिर आप? तो इसीलिए जी। बात आती है कोलैबोरेशन। बाई चांस आपका एक फील्ड ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट है कि उसमें आपका थोड़ा-सा हाथ थोड़ा-सा नहीं है उसमें, तो आप किसी और के साथ काम करिए। तो तब हमको पता चलेगा ना कि आपके पास अगर ये नहीं है, तो आपने किसी और की हेल्प ली है। अगर प्रोजेक्ट बाई चांस फेल भी होता है, तो उसके पास एक्सपर्टीज़ है उसको प्लान बी पे जाने के लिए। और आपके पास अगर फैसिलिटीज़ ए भी दे और आपके पास ऑप्शन नहीं है प्लान बी पे जाने के लिए, तो कोई जी। मतलब नहीं है प्रोजेक्ट देने का। तो मेन एक सिनेरियो ये होता है कि फंडिंग एजेंसीज का कि यू कैन कैरी आउट द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली और नॉट। जो आपका एम है वो आप 3 साल में अचीव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, और अगर आपको उसमें प्रॉब्लम्स होती है तो आप क्या कर सकते हैं। जैसे अभी आप डीएसटी डीबीटी की फंडिंग देखेंगे, तो जो फॉर्म्स होते हैं उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि आप अगर ये प्लान फेल हुआ तो आप क्या करेंगे उस केस में। बट अगर आप यूरोपियन कमीशन वगैरह की या फॉरेन फंडिंग एजेंसीज को अगर आप फंड के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे यूरोपियन कमीशन का मैरी क्यूरी है या और भी है, ह्यूमन साइंस फ्रंटियर्स प्रोग्राम है, डीबी वेलकम ट्रस्ट है, तो उसमें द नेक्स्ट ऑप्शन इज दैट इफ दिस प्लान इज नॉट वर्क, तो आप क्या करेंगे उस केस में। तो वो जी। मेन इम्पैक्ट रहता है उसका कि अगर आपके पास उसका नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है कि नहीं है। तो ये हमारे यहाँ एक ड्रॉबैक है। इसीलिए बहुत सी फंडिंग एजेंसीज डीबीटी डीएसटी है, वो कट शॉर्ट करती है प्रोजेक्ट कि आपके पास फैसिलिटीज अगर हमको दे भी रहे हैं तो आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है उसको अगर कुछ अनटूवर्ड इवेंट्स होते हैं तो। जी। दूसरी बात ये है कि अगर वही प्रॉब्लम आती है, वही आ गया कोलैबोरेशन में। कोलैबोरेशन में करते हैं तो एक रिसर्च इज नॉट अ स्पेसिफिक थिंग कि आप खुद अकेले ही कर सकते हैं वो। उसमें आपका जी। एक्सपर्टीज किसी एक फील्ड में रहेगा, ये नहीं कि आप जैक ऑफ ऑल हो जाएंगे। आप ऐसा कभी नहीं हो सकता जी। ये। आप कुछ स्पेसिफिक फील्ड में हाँ। ही काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप सब में हाथ पैर मारिए और आप सब करिए। तो उनका ये होता है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो एक पार्ट आपने किया, दूसरा पार्ट उसने किया, तो आपका एक एक्सपर्टीज है। जैसे एमबीबीएस डॉक्टर्स या डॉक्टर्स का स्पेशलाइजेशन होती है, मेडिसिन है, जी। रेडियोलॉजी है। इसी तरह रिसर्च में भी होता है कि आपकी स्पेसिफिक रिसर्च एरियाज क्या है जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका मेन स्ट्रीम ये होता है कि आप उसमें क्या कर सकते हैं, और आपके पास अगर एक्सपर्टीज नहीं है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो आप किसकी हेल्प ले रहे हैं और उसकी भी एक्सपर्टीज अगर उसमें है कि नहीं है। तो मेन जी। डिपेंड प्रोजेक्ट एजेंसीज का यही होता है कि आप एक्सपर्टीज है कि नहीं है उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली रन करने के लिए। बिकॉज क्योंकि जो पैसे मिल रहे हैं वो गवर्नमेंट के नहीं है, वो टैक्स पेयर्स की मनी है। जी। अल्टीमेटली वो आप ये हमें टैक्स दे रहे हैं। और ऐसा हो कि 20 जी। लाख या 50 लाख रुपए ले लीजिए और आप उसको फिर प्रोजेक्ट का कोई आउटपुट ही ना निकले, तो 50 लाख रुपए हमारे ही गए ना, आपके किसी और के तो गए नहीं हो। तो मेन बिल्कुल। प्रॉब्लम ये होती है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर, और बहुत ही अच्छा एक ये विवरण सर ने दिया, जिससे कि मैं और उसमें सरल शब्दों में ऐड करके अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहली बात कि जो सर ने कहा कि एक्सपर्टीज़ का मतलब ये है कि जिस राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिगिनिंग आप एक चीज़ के ऊपर फ़ोकस करें, एक पर्टिकुलर एक पॉइंट के ऊपर फ़ोकस करें। इसका एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। तो सारी चीज़ों के ऊपर उतरने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए किसी फंडिंग एजेंसी से अगर एडवर्टाइज़मेंट निकला है फंड देने के लिए, तो अगर दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आपका एक्सपर्टीज़ उस फ़ील्ड्स की थीम पर नहीं है, तो कृपया अप्लाई ना करें, ये सोच कर के कि वो फंड हमें मिल जाएगा।
आपको लगता है कि आपकी एक्सपर्टीज से रेलेवेंट आपके पास पूरा बैकग्राउंड है, तभी आप उस थीम के ऊपर अप्लाई करें। ये सर का बहुत ही मूल्यवान एक ओपिनियन था। और दूसरा, कोलैबोरेटिव डेफिनेटली रखें। जैसा सर ने एक बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया कि प्लान बी आपके पास एटलीस्ट रेडी रहेगा। साथ ही साथ कोलैबोरेटिव वर्ड जो सर ने इस्तेमाल किया, उससे संबंधित मैं जोड़ूंगा कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सफिशिएंट नंबर ऑफ पब्लिकेशंस अगर हमारे पास है तो ये फंड हमें मिल जाएगा। ऐसा नहीं है। सर का ये कहना है कि अपार्ट फ्रॉम पब्लिकेशंस आपके पास सारे वो स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ कोलैबोरेशंस और आपकी टीम में वो होना चाहिए, ताकि रियली में वो आपको मिल सके। और तीसरा जो सर ने बहुत अच्छा पॉइंट ऐड किया कि एवरी बॉडी, फंडिंग बॉडी ये देखती है सिर्फ एक ही लाइन के ऊपर कि फ्रॉम लेबोरेटरी टू मार्केट आपका कितना, जो आपका एंड रिजल्ट है वो जा पा रहा है। तो ये सर ने एक बहुत अच्छी बात ऐड करी, जैसा कि अपने प्रोफाइल में भी सर ने बताया कि बहुत नए मॉलिक्यूल्स उन्होंने बनाए, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग अगर सोचते हैं कि सिर्फ जस्ट टू गेन द नेम ऑफ द, मतलब कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, उसके नेम सेक के लिए अगर आप कार्य करेंगे तो आपको अब नहीं, ऐसा संभव नहीं है। आप अपने प्रोजेक्ट के माध्यम से मार्केट तक कितना पहुंच पा रहे हैं, यही सब कुछ निर्भर करेगा। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा इसमें एक अपना वैल्यूएबल ओपिनियन जोड़ने के लिए। अगला सर जो सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि एक ये बच्चों की तरफ से है सर, स्टूडेंट्स की तरफ से है जो एकदम अभी बडिंग बडिंग स्टेज में है फार्मा जगत में। ये उनकी ओर से प्रश्न आया है आपके लिए कि सर, आप तो जानते ही हैं कि आज से विगत एक दशक पहले जो फार्मा जगत की स्थिति थी भारतवर्ष में, वो काफी बदल गई है और संस्थानों के रूप में एक बहुत विस्फोटक रूप में वो सामने आई है। मतलब नंबर ऑफ कॉलेजेस के रूप में, अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज के लिए अप्लाई करने जाता है तो उसके पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन फिर भी जब विकल्प बढ़ जाते हैं तो कंफ्यूजन्स और परप्लेक्शंस बढ़ जाते हैं। तो बच्चों का सर ये एक बड़ा सवाल होता है, छोटे बच्चों का, कि एक अच्छा कॉलेज हम कैसे चूज करें। तो सारे पायदान, जैसे कि अप्रूवल, फैसिलिटीज है, ये सब तो है, वो जानते हैं। इसके अलावा सर और आप क्या बताना चाहेंगे कि आखिर वो ऐसा जो बेस्ट, उत्कृष्ट जो संस्थान होगा जिसमें वो जाए, तो उसके लिए ऐसे और कौन से बिंदु के ऊपर वो फोकस करें? मैं बताना चाहता हूँ, कोई भी संस्थान या इंस्टीट्यूशंस दो चीजों से बनता है, बच्चों से और टीचर्स से। जी बच्चे अच्छे हैं, टीचर्स कैपेबल हैं, तो आप इंस्टीट्यूशन आपने अगर 2 साल पहले भी खोला है, लॉन्ग रन में वो दे आर इन द टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशंस। सो आपको अगर एडमिशन लेना है या सोचना है कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट है, तो डिपेंड अपार्ट फ्रॉम योर अप्रूवल और जो पब्लिकेशन आउटपुट है या परसेंटेज है, तो आपको टीचर्स देखने पड़ेंगे। वहाँ पे टीचर्स की क्वालिफिकेशन क्या है और उनका कैपेबिलिटी क्या है, वो कैसे हैं, इसी बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं और कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि नए इंस्टीट्यूशन खराब होते हैं हमेशा। जी कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन जो खुला होगा वो पहले तक कभी 1-2 साल, तो शुरुआत में उसके 1-2 साल, ऐसा है नहीं कि 10 साल पे ही आके खुल गया वो डायरेक्ट, शुरुआत उसने फर्स्ट से ही की होगी वो। तो आपको जी ये जी देखना है कि कॉलेज में पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल डिपेंड होता है टीचर्स के ऊपर, टीचर्स कैसे जी हैं जी उसमें। जी तो आपको मेनली फोकस करना है कि टीचर्स कैसे हैं उसमें, क्योंकि टीचिंग ही मेन है। आप कॉलेज पढ़ने के लिए टीचिंग, जाते हैं और टीचर्स ही ना पढ़ाएं तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप आईआईटी में भी जाइए, अगर टीचर्स ही ना पढ़ाएं तो कोई मतलब नहीं है आईआईटी की डिग्री लेने का। जी जी, बहुत बहुत ही अच्छा आपने सर इसका उत्तर दिया। और सर के माध्यम से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा और साथ ही साथ सभी जो फार्मा लोग का ये शो जो इस वक्त देख रहे हैं कि सभी ये कहीं ना कहीं मैसेज है सर का टू ऑल द मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जो मैनेजमेंट वर्ग है प्राइवेट निजी संस्थानों का, वो भी अपने टीचर्स की प्रोफाइल और उनकी ग्रूमिंग के लिए फोकस करें, ताकि जब टीचिंग सब कुछ अगर अच्छी रहेगी तो डेफिनेटली बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वही जो है फैब्रिकेटर है उनके करियर के। तो ये बहुत ही अच्छा सुझाव रहा सर का, धन्यवाद करता हूँ सर आपका। इसमें सर जो एक नॉर्मल जो क्यूमुलेटिव है, मतलब सबकी ओर, सभी की ओर से है, मतलब हम सब की ओर से है, मेरी तरफ से है, टीम फार्मा लोग की ओर से है, बच्चों की तरफ से है, कि सर फार्मा जगत को भारतवर्ष में, हमारी जो कंट्री है, हमारे देश है जो भारत है, उसमें आप फार्मा का क्या भविष्य देखते हैं, जिसको अगर हम फार्मा विजन 2025 के नाम से अगर पुकारें, तो आपका क्या इसमें दृष्टिकोण है कि आगे आगामी वर्षों में फार्मा जगत भारतवर्ष में कैसा करेगा? 25 में तो 5 साल ही बचे हैं, कुछ टाइम ही नहीं है इफ यू जी कंपेयर द इंडस्ट्री।
जितनी बड़ी इंडस्ट्री है हमारी इंडिया में, 5 साल उसके लिए आए और गए, इस हिसाब से। हम अगर लॉन्ग रन में देखते हैं 2030 या मैक्सिमम 50 तक, तो ये दैट इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन इंडिया, जैसा कि जी अभी है। बट इफ यू कंपेयर विद द वर्ल्ड, अभी जैसे अभी कोरोना में ही था, अभी लोगों को पता चला कि इंडिया की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कितनी स्ट्रांग है। नहीं तो कॉमन लोगों को, नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं कि फार्मा इंडस्ट्री हमारी इंडिया की इतनी स्ट्रांग है कि बाहर के लोगों को दवाई सप्लाई हम कर सकते हैं। और हम ही अगर ठप हो जाए तो दुनिया में दवाई सप्लाई कोई नहीं कर सकता है, किसी के पास इतनी पोटेंशियल नहीं है। कोरोना की वैक्सीन कहाँ बन रही है इतनी लार्ज स्केल पे? हमारे यहाँ बन रही है। तो वो जी जो आउटपुट है हमारा टुवर्ड्स द ग्लोबल प्रोडक्शन, वो बहुत ही अच्छा है, और इसकी बढ़ने की बहुत ज्यादा संभावना है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। बस ये है कि आप मन लगा के पढ़िए, अपने सब्जेक्ट को थोड़ा सिंसियरली लीजिए, तो आपके लिए यही अच्छा है। और फ्यूचर की तो टेंशन ही नहीं है आपको। हो सकता है थोड़ा शुरुआत में आपको इनिशियल 1 या 2 साल में, जैसा हम लोग पहले पढ़ते थे, जब मैंने बी फॉर्म किया जी था 2006 में, पास आउट हूँ मैं बी फॉर्म का, तो मैं टीचर्स ने भी यही कहा था कि आप इनिशियल के 2 या 4 साल आप ये मत देखो कि आपको क्या मिल रहा है, आप ये देखो कि आपने क्या सीखा 5 साल में। क्योंकि ये ऐसी फील्ड है जिसमें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा काउंट होता है। आपके पास एक्सपीरियंस है, स्किल है, तो जॉब आपके हाथ में है। दैट इज नॉट आपकी आप या कॉमर्स या आर्ट स्ट्रीम से कि जॉब आपकी लग गई तो आप वहीं पे फिक्स हो सकते हैं। अगर आपने अपने आप को अपग्रेड किया, आपने अपनी स्किल को अपग्रेड किया, आपने नई चीजें सीखी, तो आप कहीं भी मूव कर सकते हैं और फिर जॉब आपके पीछे घूमेगी। ये मेन ये जी है कि फार्मा में आपके लिए जॉब की कमी नहीं है, ना आपके लेवल की कमी है। आपके पास स्किल्स है, यू कैन मूव ऑन। बट डोंट थिंक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी फार्म कि आपको सीधे 1 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी। आप धीरे धीरे जी स्टार्टिंग करिए, एक्सपीरियंस गेन करिए, और एक्सपीरियंस के हिसाब से आप आगे बढ़ते रहिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इससे ये मैसेज है हमारे दर्शकों के लिए सर की ओर से ये रहा कि फार्मा का जो भविष्य बहुत ही सुनहरा है भारतवर्ष में। जो भी नए छात्र इसमें उतर रहे हैं उनको बहुत सी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। तो जैसा कि आपने बताया सर कि जब आप पढ़ते थे और आपने बी फार्म 2006 में जब किया, तो इसी से जुड़ा हुआ सर एक सवाल है, वो आपकी जीवन से है, मतलब आपकी पुरानी बचपन की यादों से है कि जब आप बी फार्मा में प्रवेश ले रहे थे और बी फार्मा के अपने अध्ययन काल के दौरान जो बात आपने सीखी, तो प्रवेश लेने से पहले कौन-सी बातें आपके मन में थी? और फिर बी फार्मा के आपकी जो स्टूडेंट लाइफ थी, उस दौरान आपको किस तरह की चुनौतियों का, स्ट्रगल का, कौन से फेजेज़ आपने देखे? क्या आपको चैलेंजेस आए और आपने उनको कैसे ओवरकम किया? ये आपकी अपने निजी जीवन में जो आपके बचपन से लेकर अभी तक के सफर में जो आपने देखे संघर्ष है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको कैसे ओवरकम किया? इससे हमारे जो नए स्टूडेंट्स अब आएँगे, उनको काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा कुछ अपना प्रकाश डालें। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, क्लास 12 तक केमिस्ट्री वाज नॉट माय फेवरेट सब्जेक्ट। ओह! ओह माय जी, जी। अब बताइए क्या केमिस्ट्री मेरा लाइफ फेवरेट में क्या सब्जेक्ट था? नहीं है, और मेरा रिसर्च ही केमिस्ट्री हो चुका है अभी। उसके पूरा पीछे बताइए। मेरे एक टीचर का हाथ था। नियर अबाउट 12th में जब मैं था, तो आई गॉट प्री बोर्ड में मेरे नियर अबाउट आ रही है। जो मेरा जी, फ्यूचर बना वो जो फाउंडेशन रखी थी उन्होंने ही रखी थी। तो इसमें जो मैं अच्छा, बताना चाहूंगा कि चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी आप में होनी चाहिए। जब मैं 12th का बोर्ड एग्जाम दे रहा था, तो उन्होंने ये कहा था मेरे से कि तुम केमिस्ट्री में पास नहीं हो सकते हो, क्योंकि मेरा बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही था। तो उस अच्छा। बीच में मुश्किल से 1 या 2 महीने ही बचे थे बोर्ड एग्जाम होने में, क्योंकि प्री बोर्ड तो 3 महीने पहले होता है। आई एम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। तो प्री बोर्ड जी, 3 महीने पहले होता है, तो मेरे पास महीने ही थे उस 33 को बढ़ाने के लिए कि मैं मार्क्स बढ़िया। अच्छे आए। So I've taken that challenge from a teacher, and you don't believe that I am the second topper in chemistry from my school in 12th, तीन ओह! महीने के ग्रेट अंदर। सर, दैट्स ग्रेट, ग्रेट। वाह, वाह! उसके बाद मतलब ये बोलना चाहता जी, हूँ कि आपके अंदर चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, कि आप कोई अगर चैलेंज कर रहा है तो आप, जी, सभी ह्यूमन बीइंग है, नोबेल प्राइज जिसको मिल रहा है उसके पास भी वही दिमाग है, उतने ही ग्राम का जितना आपके पास है। कोई बिल्कुल, कोई बिल्कुल। ऊपर से कोई एलियन नहीं आ रहा है यहाँ पे। जी, तो मैं बिल्कुल ये सही बताना बात। चाहूंगा कि मेरी स्टूडेंट लाइफ में मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किए। जब मैंने बीफॉर्म में एडमिशन लिया तो मुझे पता नहीं था एक्चुअली, मेरे फादर का था तो उन्होंने एडमिशन दिला दिया, हमारे घर के बगल में था ये। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में पहुंचा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि बीफॉर्म है क्या एक्चुअली, क्योंकि डायरेक्टली 12th किया मैंने।
कंपटीशन की तैयारी की 2 या 4 महीने और उसके जस्ट बाद एडमिशन ले लिया। तो इन द फर्स्ट सेमेस्टर आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द बी फॉर्म, बट आफ्टर द सेकंड सेमेस्टर आई गॉट इट। So if जी you compare what I say in terms of a numerical, अगर quantitative way में देखें तो first year में I got only 40 65 not 65, it is near about 55% marks first semester जी में, but as after the second year it will roses हमें यहाँ CGPA में मिलते हैं, तो वो CGPA नियर अबाउट 4.5 से देन ग्रो हुआ सेकंड सेमेस्टर में 6.5 7.5 8.2 इस तरह से करते करते इट विल रोज टू अ मैक्सिमम 10। तो लास्ट के 3 सेमेस्टर्स में आई हैव गॉट 10 CGPA आउट ऑफ 10 CGPA। तो मेन ये है कि आप कैपेबिलिटी एक्सेप्ट करिए। और रही हमारा, जैसा आपको पता होगा हमारा इंस्टीट्यूशन 2002 में स्टैब्लिश हुआ था, हम फर्स्ट बैच थे यहाँ पे, तो वी डोंट हैव एनी जी सीनियर्स टू टीच अबाउट कि गेट का एग्जाम भी होता है, या क्योंकि हम यहाँ आउटर इलाहाबाद में थे, इलाहाबाद इज नॉट अ वेरी बिग सिटी, और उस टाइम पे इलाहाबाद में एक ही इंस्टीट्यूशन था हमारा, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जी और हमें कोई आइडिया नहीं था कि गेट भी कुछ होता है, गेट का भी एग्जाम कुछ होता है। जी जी पर फिर हमने लास्ट के फरवरी में एग्जाम होता था, तो हमने तैयारी की जनवरी में, मैंने टाइम टेबल बनाया स्ट्रिक्ट टाइम टेबल, जनवरी 1 टू जनवरी 30, मेरे को अभी भी याद है वो डेट्स एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने डेट वाइज बनाया था टाइम टेबल वो। जनवरी 1 से जी जनवरी 30 टाइम टेबल बनाया, 13 फरवरी को एग्जाम था उसका, तो मैंने 1 से लेकर 13 तारीख तक कोई पढ़ाई नहीं की, मैंने फुल रिलैक्स। 13 को एग्जाम दिया, 1 महीने पढ़ने के बाद मैंने 14 को मेरा रिजल्ट आना था, और 14 को होली थी ओ, 2006 में। हम्म, तो उस टाइम ये था कि अगर हमने एग्जाम दिया है, रिजल्ट तो सुबह ही आ गया, तो घर में मैंने बताया नहीं, अगर मेरा गेट जी क्वालिफाई नहीं हुआ तो होली खराब हो जाएगी। जी तो इसलिए हमने घर में नहीं बताया कि गेट का एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। सुबह आने फ्रेंड्स वाली आए, लास्ट ईयर था हमारा वो, होली वगैरह खेली, फ्रेंड्स के घर पे गए, शाम को 4-5 बजे बाद घूम के आए, तो फादर मेरे पूछते रिजल्ट आना था तुम्हारा, क्या हुआ? मैंने कहा हाँ वो आया, नेट नहीं चल रहा सुबह से, तो उनको मैंने यही बताया। उस टाइम नेट की प्रॉब्लम रहती थी। शाम को जब नहा वहा लिया, खाना वाना खा लिया, पता है कि अगर फेल हो गया तो खाना वाना भी नहीं मिलना कुछ भी, तो जी शाम को जी 6-7 बजे था, रिजल्ट में क्वालिफाई था मैं, तो जाके खुशी हुई, कम से कम 1 महीना पढ़ाई होने के बाद गेट क्वालिफाई किया। तो ये है कि आप चैलेंज एक्सेप्ट जब करेंगे आप, तो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो आप चाहते हैं। ऐसा जी नहीं कि आपने उसके पीछे हार्ड वर्क किया और आपको वो चीजें ना मिले, वो आज नहीं तो कल मिलेंगी। आप हार्ड वर्क इज मच मोर इम्पोर्टेंट। जब तक कि हार्ड वर्क नहीं करेंगे आप, तब तक को आपको कोई चीजें नहीं मिलेंगी, और हार्ड वर्क करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। जी जी बिल्कुल सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, करूँगा, बहुत अच्छी बात कही। तो सर के इस उत्तर के माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सर ने जो बताया उसका निष्कर्ष ये है, ये विशेष तौर पे उन लोगों के लिए मैसेज है कि इस बात पे तो सभी लोग फ़ोकस करते हैं कि कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। लेकिन आज के टाइम पे उल्टा हो गया है, लोग फल की इच्छा पहले कर लेते हैं और उस हिसाब से कर्म की प्लानिंग करते हैं। लेकिन जब फल नहीं मिलता तो बहुत निराश हो जाते हैं और कई तरह के फैसले ज़िंदगी में ले लेते हैं। तो सर के हिसाब जो सर का उत्तर था वो ये कि आप फल के प्रति अपना कर्म ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उस कर्म को करने के लिए एक्शन आपके क्या है? मतलब दिन के एंड में आपके रिज़ल्ट क्या है? ये मायने रखता है, ना कि आपने उस कर्म को करने की कितनी भी प्लानिंग करी हो। तो जैसा कि सर ने बताया कि सिर्फ़ 1 महीने के भीतर ही उन्होंने इतनी बड़ी चुनौती को अपने स्वीकार करते हुए उसमें सफलता भी अर्जित करी। तो ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि अगर आप पूरी शिद्दत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य और गोल की ओर अगर आप प्लान करके एक्शन करते हैं, तो रिज़ल्ट आपके हाथ में हो। सर बहुत-बहुत आपका धन्यवाद और आज के शो के लिए बहुत-बहुत आपका शुक्रिया करूँगा। एक अंतिम सवाल के साथ इस हम विराम देंगे। बस यही कि लाइफ़ में सक्सेस पाने के लिए सबके अपने मंत्राज़ होते हैं, सबकी अपनी सोच होती है। किसी को मिलती है, किसी को नहीं मिलती। तो आप अपनी तरफ से सर जो स्टूडेंट्स हैं और स्ट्रगलिंग रिसर्चर हैं, इन सभी के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे फॉर द वन थिंग दैट इज़ इफ हाउ टू सक्सीड इन लाइफ? देखिए, सक्सेस इज अ वेरी ब्रॉड टर्मिनोलॉजी। सक्सेस को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि सक्सेस आपको जी, क्या अचीव करती है। आप खुश होकर सक्सेस हो सकते हैं, आपके पास पैसा होता है तो आप सक्सेस हो सकते हैं, आपका सेल्फ सेटिस्फैक्शन है तो आप सक्सेस हो सकते हैं। तो आपको फर्स्ट ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपके लिए सक्सेस का मतलब क्या है। दैट इज अ मच मोर जी, इम्पोर्टेंट। जैसे आप टीचिंग में हैं या स्टूडेंट लाइफ में हैं, तो आपका सक्सेस क्या मतलब है? आप एक सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग इन टर्म्स ऑफ
मनी बनना चाहते हैं कि आपके पास पैसा ही हो बाकी सब कुछ ना हो, तो आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा सक्सेस आपके लिए है क्या। आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज मच मोर इम्पोर्टेंट। मैं बोलना चाहूंगा सक्सेस के लिए आप मान के चलिए कि आपका एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन, चाहे वो किसी भी चीज से आए, वो सक्सेस जी होती है। आप काम कर रहे हैं, भले आपके रिजल्ट ना मिले, लेकिन आपको एक सेल्फ सेटिस्फाइड हो कि हमने काम किया, वो रिजल्ट नहीं आया, चाहे कोई भी हो सकता है वो कोई रिजल्ट, लेकिन आपको एक सेटिस्फेक्शन है कि हमने उसमें मन लगा के काम किया, तो वो जी सक्सेस है। वो बाद में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट मिलेगा, आपको पैसे भी मिलेंगे। अगर आप जिस टर्म में आप काम कर रहे हैं, अगर वो मॉनेटरी बेनिफिट्स में है तो वो आपको मिलेगा, मॉनेटरी बेनिफिट में है आपका या पर्सनल रिकॉग्निशन है तो वो सब चीजें आपको मिलेंगी। बट द मेन थिंग इज दैट योर सक्सेस नीड टू बी डिफाइंड, एंड दिस डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इज, आई फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव, इज अ सेल्फ सेटिस्फैक्शन। जब तक कि आप सर। सेल्फ सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं तब तक कि आप उसमें काम करते रहिए और आपको सक्सेस आपके पीछे आएगी। जैसे थ्री इडियट्स मूवी में है, आपने डायलॉग देखा होगा, जी सक्सेस के पीछे मत भागो, काम ऐसा करो कि सक्सेस आपके पीछे भागे। बात तो ये मेरा बिल्कुल। मोटो है कि आप काम करिए, बस सक्सेस आपके पीछे खुद ही आएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही एक अच्छा मैसेज दिया कि ये मैसेज विशेष तौर पे उन विद्यार्थियों के लिए है फार्मा जगत में जो अब नए नए कदम रख रहे हैं। वो ये कि कई लोग सिर्फ एक बहाना और बैसाखी बना देते हैं कि हमें जबरदस्ती इस फील्ड में भेज दिया गया। तो कैसे उनको मोटिवेट रहना है फार्मा जगत में करियर बनाने के लिए, उसके लिए सर का ये जो उत्तर था बहुत काम आएगा उनके, कि वो स्किल को बढ़ाएं, सब्जेक्ट्स को अपने लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फोकस करें रादर देन सब ये सोच के कि हमें बस डिग्री मिल जाए। तो ये सर की खुद की अपनी जीवनी, उनके अनुभव और आज का जो समय उन्होंने दिया, ये बहुत काम आएगा फार्मा जगत में। तो आदरणीय डॉक्टर उदय प्रताप सर को टीम फार्मा लोग की ओर से मैं अनेकों शुभकामनाएं दूंगा उनकी उज्जवल भविष्य के लिए, कि इसी ऊर्जा, नवीनतम और नए उत्साह के साथ वो शोध के नए नए आयाम तय करते जाएं और बड़े बड़े माइलस्टोन सेट करें आने वाले रिसर्चर्स के लिए। आपका जीवन सर और आपकी मेहनत आने वाले रिसर्चर्स और विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है और आपके उज्जवल भविष्य, स्वास्थ्य एवं वैभव के लिए हम सभी शुभकामनाएं देते हैं और प्रार्थना करते हैं। और आप आज के आपके समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी धन्यवाद। हमें आशा है सर कि आपका सहयोग, आशीर्वाद टीम फार्मा लोग एवं फार्मा जगत के उसके में हमेशा बना रहेगा। तो थैंक यू सो मच सर फॉर धन्यवाद। दिस मीटिंग। थैंक यू सर।